स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म, इस बच्चे को मेनिंगोमाइलोसील था, यानी कि जन्म से इसके स्पाइन में एक फोड़ा था जो कि स्पाइन के हड्डी को पूरी तरीके से बनावट नहीं होने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ आ रहा था और एक बड़ी सी स्वेलिंग थी गर्दन के पीछे के हिस्से में। बच्चों के परिजनों को इसके बारे में अल्ट्रासाउंड द्वारा 7वें महीने में पता चल गया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा और सिजेरियन द्वारा ये बच्चा पैदा हुआ किसी और अस्पताल में। वहाँ के डॉक्टर जो हैं वो बड़े जागरूक थे, उन्होंने तुरंत इस बच्चे को हमारे पास रेफ़र किया। फ़ोन पे बात करने के बाद विदिन 4 आवर्स ऑफ बर्थ, 4 घंटे के भीतर वो हमारे पास आ गया था। हमारे यहाँ पर नियोनेटल आईसीयू में डॉक्टर संजीव के अंडर उनको बच्चे को रखा गया। हमारी टीम ने ड्रेसिंग करी, पूरा एनालिसिस किया। उसके बाद हमारी टीम ने एनेस्थीसिया टीम में डॉक्टर वरुण के साथ मिलके इनका एमआरआई कराया, जिसमें हमें पूरी तरह क्लियर हुआ कि स्पाइन में क्या डिफेक्ट है। उसको हमने रिपेयर करने का प्लान किया क्योंकि उसका साइज़ बढ़ रहा था और उसके फटने का डर था। उसके बाद हमने उसको ऑपरेशन थिएटर में लिया, जहां पर ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप द्वारा इसको ऑपरेट किया गया। बहुत ही माहिर इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जो कि सिर्फ बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए ही होते हैं। और 3.5 घंटे की सर्जरी चली, जिसमें हमने डेड टिश्यू को निकाला, पानी को हटाया और नॉर्मल टिश्यू को अप्रॉक्सीमेट करके स्पाइनल कॉर्ड को प्रिजर्व किया, नर्व्स को डैमेज होने से रोका और उसके बाद हमने स्किन को क्लोज़ किया। चूँकि स्किन और सॉफ्ट टिश्यू बहुत ही नाजुक होता है 34 घंटे के बच्चे में, तो हमें बड़ा धीरे धीरे आराम से वो काम करना पड़ा। उसके बाद हमने दोबारा नियोनेटल आईसीयू में शिफ्ट किया, जहाँ 6 दिन रह के बच्चे को डिस्चार्ज किया। उसका वुंड हेल्दी है, 14वें दिन हमने स्टिच निकाले और आज 1.25 महीने बाद बच्चा जब हमारे पास आया है तो हेल्दी है, सारे हाथ पैर काम कर रहे हैं। अगर हम उस टाइम ऑपरेशन नहीं करते, नस वो जो गुब्बारा है वो फट जाता, तो फिर ब्रेन का फ्लूइड लीक कर सकता था, इन्फेक्शन हो सकता था, मेनिंजाइटिस हो सकता था और इस इन्फेक्शन की वजह से हाथों पैरों में कमजोरी आ सकती थी और उसमें बच्चे का ज़्यादा नुकसान होने का डर था। पर उन सब से में बीमारी होती है, ये जो बीमारी है ये जन्म से बीमारी है। जो गर्भाशय में बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे प्रॉपर सेल्स का क्लोजर नहीं, प्रॉपर सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से इस तरह की बीमारी हो सकती है, जिसका कि एक कारण देखा गया है कि बच्चों की माँ में अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी है, तो उसमें इस तरह के स्पाइनल डिफ्रेसिवम या फिर मेनिंगोमाइलोसील नाम की बीमारी काफ़ी कॉमनली देखी जा सकती है। सर, आपने ऑपरेशन किया, क्या चुनौती आई आप लोगों के साथ? सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इतने छोटे बच्चे को कैसे हाथ में उठाया जाए, कैसे उसकी गर्दन पलटी जाए, कैसे ऑपरेशन के लिए उसकी पोजीशन बनाई जाए, उसकी चमड़ी को काटने के लिए। उसके बाद ब्लड लॉस ना हो, क्योंकि ऐसे बच्चों में 5-10 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होना भी मरीज़ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो हमने बहुत ही प्यार से सर्जरी करी, धीरे धीरे करी, जिसमें कि हमने पूरे सर्जरी में 5 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होने दिया और हमने बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया। सूचर्स जो इस्तेमाल किए, जो टिश्यू को पकड़ने के लिए होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनको भी बहुत डेलिकेटली हैंडल किया। हमारी टीम थी 3 न्यूरोसर्जन्स की जिन्होंने सर्जरी करी, एनेस्थेटिस्ट 2 थे जिन्होंने पूरे टाइम बेहोशी दी और ऑपरेशन के पहले बाद में डॉक्टर संजीव ने नियोनेटल आईसीयू में बच्चे की पूरी केयर करी, जहां पर कि स्पेशलाइज्ड नर्सें अवेलेबल थी जो उसे छोटे बच्चों को हैंडल कर सकें, उसकी फीडिंग का ध्यान रख सकें, उसके जो आईवी कैनुला, इंट्रावीनस कैनुला वो लगा सकें। तो वो सारी फैसिलिटीज़ टीम वर्क की थी जिसको कि हमने किया। बच्चे की क्या कंडीशन है? बच्चे के चारों हाथ पैर हिल रहे हैं, बच्चे कोई फीवर नहीं है, वो अपनी मदर का फीड ले रहा है और धीरे धीरे उसकी उम्र अनुसार उसकी ग्रोथ हो रही है, जिससे कि डॉक्टर संजीव मॉनिटर कर रहे हैं और वो सेटिस्फाइड है। जागरूकता बढ़ाना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है, यंग फीमेल्स है, जिनके आगे प्रेगनेंसी होने का स्कोप है, उनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है ताकि उनके आगे वाले होने वाले बच्चों में कोई कमी ना आए। और जैसे कि इन बच्चे के इसके बारे में बात करेंगे, उनके जन्म से प्रॉब्लम थी जिसका नाम था मेनिंगोमाइलोसील। ये एक बर्थ डिफेक्ट है जिसके अंदर की जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरह बंद नहीं हो पाती और उसमें से ब्रेन या स्पाइन का मटेरियल जो है या पानी जो है वो निकल के बाहर आ सकता है, आ जाता है। इसको मेनिंगोमाइलोसील कहते हैं। ये कई बार बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इसमें कई बार हड्डी खुली हुई होती है, चमड़ी भी नहीं बनी होती, तो उसमें बच्चे को काफ़ी नुकसान हो सकता है। पर हम लकी थे इस केस में जिसमें कि बच्चे के एक गांठ थी गर्दन के पीछे वाले हिस्से में, जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन फ्लूइड का हिस्सा बाहर आ रहा था और उससे वो काफ़ी बड़ी हो गई थी, फूल गई थी। जन्म के टाइम पे भी काफ़ी दिक्कत हुई होगी गायनेकोलॉजिस्ट को जब बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन वहाँ के डॉक्टर बिल्कुल जागरूक थे, उन्होंने तुरंत उस बच्चे को हमारे पास रेफर किया। हमारे पास जब बच्चा आया तो उसकी उम्र मुश्किल से बात 3-4 घंटे थी। हमारे यहाँ नियोनेटल आईसीयू की बहुत
हमने बच्चे को प्रॉपर्ली एग्जामिन किया, बच्चे का MRI कराया गया। एक बार MRI हुआ तो हमें एक्चुअल में समझ में आया कि क्या सिचुएशन है। ब्रेन से निकल के जो हाथों पैरों को सप्लाई करती है मेन नर्व्स, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसका कुछ हिस्सा उस स्वेलिंग में आया हुआ था, कुछ नसें उसमें फंसी हुई थी, प्लस उस स्वेलिंग के अंदर काफी सारा ब्रेन फ्लूइड था। खास बात ये थी कि वो ब्रेन फ्लूइड के ऊपर जो चमड़ी थी वो इंटैक्ट थी और वो अभी उसमें से पानी लीक नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसे में अगर पानी लीक होता है तो ब्रेन और स्पाइन का इन्फेक्शन होने का खतरा है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। हमने तुरंत पट्टी करी, उसको संभाला, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि ब्रेन का फ्लूइड पूरे टाइम सीक्रेट होता रहता है, वो बढ़ते बढ़ते और उसके फटने का, उसके रप्चर होने का रिस्क था। फिर हमने प्लान करके MRI के बाद हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर, जो कि बहुत ही कुशल है, उन्होंने DM किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, डॉक्टर वरुण, उन्होंने बच्चे को एग्जामिन किया और उन्होंने असेस किया कि किस तरह हमें एनेस्थीसिया देना है, किस तरह उसके अंदर ग्लूकोज की लाइन लगेगी, कौन सी ट्यूब लगेगी, ताकि बेहोश अवस्था में उसका सुरक्षित तरीके से मैं ऑपरेशन कर सकूँ। फिर हमने बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लिया जब उसकी उम्र करीब 30-32 मिनट की थी। छोटे बच्चों में चमड़ी बहुत नाजुक होती है, बहुत ही बारीक होती है, उसके अंदर के टिश्यू बहुत ही नाजुक होते हैं, जिसको भी पकड़ना हमारे जो चिमटे और हमारे औजार है उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो पीडियाट्रिक केसेस हैं, बच्चों के केसेस के लिए हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट वो अवेलेबल है जिससे छोटे बच्चों को हैंडल किया जाता है। उनके टिश्यू को हैंडल किया, हमने उन नर्व्स को आइडेंटिफाई किया। अब ऐसे में नर्व आप सोच सकते हैं इतने बारीक होती है जिस तरह की एक सुई के अंदर धागे पिरोने से भी ज़्यादा बारीक होती है। हमारे पास स्पेशल ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप है जिससे कि 12 गुना मैग्निफिकेशन होता है, जिससे वो पतली पतली नस जो नेकेड आई को दिखेंगी भी नहीं, वो हमें मोटे रस्ते की तरह दिखती है। उसके दौरान हमने ऑपरेशन किया, सारे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया ताकि नसों को डैमेज ना हो, नसों को प्रिजर्व कर सकें। जो एक्स्ट्रा टिश्यू था, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड आया हुआ था, उसको हमने डिस्कार्ड किया और जैसा एक नॉर्मल आदमी में स्पाइन होता है उसको हमने रिकंस्ट्रक्ट किया। सारे टिश्यू को आगे सीधा डाल के, पानी को डाल के उसको हमने मल्टीपल लेयर क्लियर किया। और हमें डर था कि क्या ऐसे में बच्चे के हाथ पैर ठीक से काम करेंगे, बच्चे का चेकअप पूरी तरह हील करेगा नहीं करेगा, और भगवान हमारे साथ था क्योंकि हमारा इंटेंट ठीक था। और ICU में दोबारा बच्चे को एनेस्थीसिया के बाद शिफ्ट किया गया, जहाँ डॉक्टर ने दोबारा उसकी पूरी केयर करी। हमारी टीम ने डेली जाके उसकी ड्रेसिंग चेक करी, पट्टी करी और हम 6 दिन बाद बच्चे को डिस्चार्ज करने में सक्सेसफुल हुए। और उसके बाद बच्चा हमारे पास बाद में 14 दिन आया सर्जरी के, जिसमें हमने स्टिच निकाले, उसका जख्म अच्छा है, हाथ का ठीक से काम कर रहे हैं, बच्चे की ग्रोथ हो रही है और हम उम्मीद करते हैं आगे भी बच्चा अच्छा चलेगा। उसकी मदर आज हमारे पास पहली बार आई है, उम्मीद का सभी दिन आता है, पहले नहीं है, पहले के पिता की और बुआ आई थी, तो आज वो भी खुश है हमसे मिलकर, मैं पहली बार मिला उससे। और उनको बड़ा चिंता है कि गर्दन संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, पर हमें उम्मीद है कि बच्चा की नॉर्मल ग्रोथ होगी, एक हमारी 6 महीने बाद। ऐसे छोटे बच्चों में इस तरह की बीमारियाँ खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में या जहाँ पर पूरी तरह पौष्टिक आहार नहीं मिलता और कॉमन है, और उसके प्रिवेंशन के तरीके हमारे पता है। और अगर अब इसको हमने बताया कि आगे फैमिली में किसी को भी बच्चा होने की उम्मीद है, जिनकी शादी हुई है, उनको हमारे से पहले और भी लोगों ने कही पिछले कई सालों में जितने केसेस पहले होते थे उससे अब कुछ संख्या पहले से कम हुई है। और फिर भी ये एक बीमारी है जिसको कि शायद कम्प्लीटली खत्म भी किया जा सकता है, और वो माध्यम है आप पत्रकारों का, हमारे मीडिया के पर्सन का, जो कि बताएंगे लोगों को किस तरह की बीमारी से बचा भी जा सकता है। क्योंकि अगर बच्चे के पैर हाथ काम नहीं करते या बच्चे का पेशाब कंट्रोल नहीं होता तो आजीवन उसका जो जिंदगी है वो खराब हो जाती है और दर्द के समान हो जाती है। ऐसे बहुत लोग आप लोगों ने अपनी देखने में जो व्हील चेयर पे घूमते हैं, कुछ लोग जो सड़क पे आपको मिलते हैं, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं मिलता। तो इसलिए आपके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि पहली बार बीमारी को रोका जा सकता है। दूसरा, अगर बीमारी इस तरह की मिलती है जन्म से बच्चे में, तुरंत एक ऐसे अस्पताल में जाएँ जहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल हो, जहाँ इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से किया जा सके और बच्चे की जान बचाई जा सके, बस बच्चे को नॉर्मल जीवन हो। वो जब बच्चा पैदा जब संभव होता है, उसके बाद जब उसका जब बीज बनता है महिला के शरीर के अंदर, तो वो बहुत सारे सेल्स होते हैं जो बार बार डिवाइड होते हैं। उन सेल्स से डिवीजन हो गई, कुछ चमड़ी बनाते हैं, कुछ ब्रेन बनाते हैं, कुछ स्पाइन बनाते हैं, कुछ और दूसरे अंग बनाते हैं। वहाँ पर स्पाइन का जो क्लोजर होता है, तीसरे चौथे हफ्ते की उम्र में बच्चे जब पेट में होता है, उस टाइम जब वो क्लोजर अगर पूरी तरह नहीं हो पा रहा स्पाइन का, तो उसका जो अंदर का ब्रेन का टिश्यू या स्पाइनल कॉर्ड का टिश्यू है वो उसके बाहर आ जाता है। ये कारण है। तो जन्म के अंदर जो सेल्स
शरीर बनता है उसमें डिपेंड है। इसके लिए सावधानियां क्या है? इसकी सावधानी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार, जो कि हर मैरिड फीमेल को मिलना चाहिए, ताकि जब भी उसके अंदर गर्भ ठहरे उससे पहले उसका शरीर जो है वो पूरी तरह तंदुरुस्त होना चाहिए। सेकेंडली ये देखा गया है कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से इस तरह की बीमारियां